अभिवादन। आज हम C++ प्रोग्रामिंग की दुनिया में उतर रहे हैं। हमारे सामने कंप्यूटर साइंस के कुछ नोट्स हैं और हमारा मिशन सिर्फ इन्हें पढ़ना नहीं है, बल्कि इनके पीछे जो असली इनसाइट्स छिपे हैं उन्हें निकालना है। हम सिर्फ क्या पर नहीं बल्कि क्यों और तो क्या पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ये सिंटैक्स से ज़्यादा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट को समझने के बारे में है। बिल्कुल। और C++ के साथ ये माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसी भाषा है जो आपको ज़बरदस्त पावर देती है, सीधे मेमोरी को कंट्रोल करने की पावर। लेकिन इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। आज हम देखेंगे कि ये नोट्स हमें उस पावर को समझने और सही तरीके से इस्तेमाल करने की नींव कैसे देते हैं। इसकी शुरुआत 1979 में ब्यार्नेस ट्रूस्ट्रुप ने सी के ऊपर एक बेहतर लेयर बनाने के लिए की थी। हाँ, और वो सी के ऊपर वाला हिस्सा बहुत ज़रूरी है। नोट्स कहते हैं कि ये सी का उत्तराधिकारी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ये उस जमाने के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो चलिए इसी बुनियाद से शुरू करते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा की अपनी एक ग्रामर होती है। ये टोकन क्या है? क्या ये उस ग्रामर के शब्द और पंक्चुएशन मार्क्स हैं? एग्जैक्टली ये बिल्कुल सही एनालॉग है। टोकन ही वो शब्द, नाम और प्रतीक हैं जिनसे मिलकर एक सार्थक इंस्ट्रक्शन बनता है। जैसे कीवर्ड्स, इफ, फॉर, क्लास, ये भाषा के वर्ड है। ये बताते हैं कि करना क्या है। अच्छा। ये रिजर्व्ड है, आप इनका नाम नहीं बदल सकते। कंपाइलर के लिए ये पत्थर की लकीर है। ठीक है, तो अगर इफ एक वर्ब है तो हमें नाउन भी चाहिए। जिन चीज़ों पर काम करना है वो आइडेंटिफायर्स हुए, जैसे किसी वेरिएबल या फंक्शन का नाम। लेकिन अक्सर नए प्रोग्रामर नामों में ही गलती कर देते हैं। क्या होगा अगर मैं गलती से किसी वेरिएबल का नाम इंट रखने की कोशिश करूं? क्या सब कुछ क्रैश हो जाएगा? पाइल ही नहीं होगा। कंपाइलर आपको तुरंत एक एरर देगा कि इंट एक कीवर्ड है, आप इसे नाम की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यही इसकी खूबसूरती है। ये नियम हमें एम्बिग्युइटी से बचाते हैं। कंपाइलर को साफ साफ पता होना चाहिए कि आप कमांड दे रहे हैं या किसी चीज का नाम ले रहे हैं। यही वजह है कि आइडेंटिफायर्स के नियम है, अक्षर से शुरू करो, स्पेशल कैरेक्टर मत डालो, वगैरह। और फिर हैं लिटरल्स और ऑपरेटर्स, मतलब असली वैल्यूज जैसे 123 या वेलकम, और उन पर काम करने वाले सिंबल्स जैसे प्लस या इक्वल्स टू। ये तो काफी सीधा लगता है, लेकिन यहाँ एक ज्यादा बड़ा सवाल उठता है। नोट्स में इंट, चार, फ्लोट जैसी डेटा टाइप्स की बात की गई है। C++ जैसी भाषाओं में हमें कंपाइलर को पहले से ये क्यों बताना पड़ता है कि हम किस तरह का डेटा स्टोर करने वाले हैं? पाइथन जैसी भाषाएं तो ये खुद ही समझ लेती हैं। जुड़ा है परफॉर्मेंस और कंट्रोल। C++ एक स्टैटिकली टाइप्ड भाषा है। इसका मतलब है आप कंपाइलर को पहले ही बता देते हैं, हे मुझे एक इंटीजर के लिए 4 बाइट्स की जगह चाहिए या एक कैरेक्टर के लिए 1 बाइट की जगह चाहिए। अच्छा। इससे कंपाइलर प्रोग्राम चलने से पहले ही मेमोरी को बहुत कुशलता से ऑर्गेनाइज कर सकता है, कोई गेसवर्क नहीं। पाइथन डायनामिकली टाइप्ड है, वो रन टाइम पर ये सब तय करती है, जिससे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, लेकिन अक्सर परफॉर्मेंस की कीमत पर। C++ में सब कुछ अपफ्रंट है। तो ये एक ट्रेड ऑफ है, थोड़ी ज्यादा मेहनत करो लेकिन बदले में तेज और ज्यादा प्रेडिक्टेबल प्रोग्राम पाओ। बिल्कुल। इसी सिलसिले में हमारे पास डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स हैं और जिन्हें बदला नहीं जा सकता उनके लिए कॉन्स्टेंट्स। नोट्स में कॉन्स्ट इंट पाई इक्वल्स टू 3.14 का जिक्र है। कॉन्स्ट इस्तेमाल करने का असली फायदा क्या है, सिवाय इसके कि हम गलती से पाई की वैल्यू ना बदल दें? इसका फायदा सिर्फ गलतियों से बचना नहीं है, ये कोड को पढ़ने वाले दूसरे इंसान के लिए भी है। जब कोई दूसरा डेवलपर आपका कोड देखता है और कॉन्स्ट कीवर्ड पढ़ता है, तो उसे तुरंत पता चल जाता है कि ये वैल्यू पूरे प्रोग्राम में कभी नहीं बदलेगी। ये एक संकेत है, एक वादा है। इससे कोड को समझना और डीबग करना बहुत आसान हो जाता है। ये कोड की इंटेंट को साफ करता है। इंटेंट, ये अच्छा शब्द है। अब डेटा को अंदर बाहर करने की बात करते हैं। CIN और Cout, ये C++ में हर जगह दिखते हैं। ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स हैं, लेकिन ये काम कैसे करते हैं? क्या ये सिर्फ कीबोर्ड से पढ़ने और स्क्रीन पर लिखने की शॉर्टकट हैं? एक तरह से हाँ, लेकिन ये उससे ज्यादा शक्तिशाली हैं। ये असल में IO स्ट्रीम लाइब्रेरी के ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ एक बफर के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। और दिलचस्प बात ये है कि ये टाइप सेफ है। अच्छा। हाँ, जब आप काउट 10 लिखती हैं, तो काउट को पता है कि ये एक इंटीजर है
और इसे कैसे हैंडल करना है। जब आप काउट हेलो लिखती हैं तो उसे पता है कि ये एक स्ट्रिंग है। ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है जिस पर हम बाद में आएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास डेटा है और उसे मैनेज करने के तरीके भी। लेकिन असली जादू तो तब शुरू होता है जब प्रोग्राम फैसले लेना और चीज़ों को दोहराना शुरू करता है। यहीं पर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की बात आती है। इफ एल्स और स्विच तो फैसले लेने के लिए हैं। स्विच स्टेटमेंट के बारे में नोट्स में एक चेतावनी है, हर केस के बाद ब्रेक लगाना मत भूलना। मैं ईमानदारी से बताती हूँ, हर C++ प्रोग्रामर ने अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार घंटों तक अपना कोड सिर्फ इसलिए डीबग किया है क्योंकि वो एक ब्रेक लगाना भूल गया था। ये एक राइट ऑफ पैसेज जैसा है। हाँ बिल्कुल। ये आपको सिखाता है कि कंपाइलर कितना शाब्दिक है। अगर आप ब्रेक नहीं लगाते तो वो एक केस मैच होने के बाद भी रुकता नहीं, बल्कि नीचे के सारे केस एग्जीक्यूट करता चला जाता है, जिसे फॉल थ्रू कहते हैं। ये कभी-कभी जानबूझकर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज्यादातर ये एक बग होता है। हाँ, ये तो हर किसी के साथ हुआ होगा। अब लूप्स की बात करते हैं। while, for, do while। ज्यादातर लोग C स्टाइल for लूप से परिचित हैं। for int I equals 0, I10, I++। लेकिन C++ ने इसे और बेहतर बनाया है ना? बिल्कुल। C++11 के बाद से हमारे पास रेंज बेस्ड फॉर लूप है जो बहुत ज्यादा साफ और सुरक्षित है। मान लीजिए आपके पास नंबर्स का एक एरे या वेक्टर है। पुराने तरीके में आपको इंडेक्स और साइज मैनेज करना पड़ता। हाँ। अब आप बस लिख सकते हैं फॉर नंबर्स। ये कोड को पढ़ने में आसान बनाता है और ऑफ बाय 1 जैसी आम गलतियों की संभावना को खत्म कर देता है। ये C++ के विकास का एक अच्छा उदाहरण है। भाषा हमेशा ज्यादा एक्सप्रेसिव और सुरक्षित होने की कोशिश कर रही है। ये बहुत बड़ा सुधार है। इससे कोड ज्यादा रीडेबल हो जाता है। चलिए अब कोड को ऑर्गेनाइज करने पर आते हैं। जैसे जैसे प्रोग्राम बड़े होते हैं, सारा लॉजिक एक ही जगह रखना तो पागलपन होगा। यहीं पर फंक्शंस, अरेज और स्ट्रक्चर्स काम आते हैं। हाँ, ये कोड ऑर्गेनाइजेशन के पिलर्स हैं। अरेज एक ही तरह के डेटा का कलेक्शन है। स्ट्रक्चर्स अलग-अलग तरह के डेटा को एक यूनिट में बांधने का तरीका है, जैसे किसी एम्प्लॉय का आईडी, नाम और सैलरी एक साथ रखना। लेकिन असली गेम चेंजर यहाँ फंक्शंस हैं। फंक्शंस के बारे में एक बात हमेशा कंफ्यूज करती है, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस का फर्क। नोट्स में वॉइड सैंपल इंट a, इंट एंड b का उदाहरण है। यहाँ एंड b में एंड का क्या मतलब है? ऐसा क्यों है कि b में किया गया बदलाव असली प्रोग्राम में दिखता है पर a में नहीं? ये C++ की सबसे जरूरी अवधारणाओं में से एक है। पास बाय वैल्यू में जब आप a को फंक्शन में भेजते हैं तो फंक्शन को a की एक कॉपी मिलती है। फंक्शन उस कॉपी के साथ जो चाहे, असली a पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है। लेकिन पास बाय रेफरेंस एंड के साथ आप कोई कॉपी नहीं भेजते। आप फंक्शन को असली b का पता, उसका एड्रेस दे देते हैं। आप कह रहे हैं ये लो असली वेरिएबल की चाबी, तुम जो भी बदलाव करोगे वो सीधे वहीं होगा। पर किसी फंक्शन को मेरे असली डेटा को बदलने की इजाजत देना थोड़ा रिस्की नहीं लगता? मैं ऐसा क्यों करना चाहूंगा? 2 बड़े कारण हैं। पहला, एफिशिएंसी। सोचिए आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हजारों रिकॉर्ड हैं। अगर आप उसे बाय वैल्यू पास करेंगे तो हर बार फंक्शन कॉल पर कंप्यूटर उस पूरे स्ट्रक्चर की एक कॉपी बनाएगा। इसमें बहुत ज्यादा मेमोरी और समय लगेगा। सही बात है। बाय रेफरेंस पास करने पर सिर्फ एक मेमोरी एड्रेस पास होता है जो बहुत तेज है। और दूसरा कारण, कभी-कभी आप चाहते हैं कि एक फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यू लौटाए। C++ में फंक्शन सीधे तौर पर सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, लेकिन रेफरेंसेस का इस्तेमाल करके आप फंक्शन को कई वेरिएबल्स को मॉडिफाई करने दे सकते हैं। अच्छा, तो ये परफॉर्मेंस और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। नोट्स में एक और दिलचस्प चीज है, फंक्शन ओवरलोडिंग। एक ही नाम के कई फंक्शंस जैसे प्रिंट इंट, प्रिंट डबल, प्रिंट चार, ये कंपाइलर को कैसे पता चलता है कि कौन सा कॉल करना है? कंपाइलर बहुत स्मार्ट है। वो आपके दिए गए आर्ग्यूमेंट के टाइप को देखती है। अगर आप प्रिंट 10 कॉल करते हैं तो वो देखती है कि 10 एक इंटीजर है और तुरंत प्रिंट इंट वाले वर्जन को चुन लेती है। इसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ये प्रोग्रामर के लिए बहुत सुविधाजनक है। आपको प्रिंट इंटीजर, प्रिंट डबल जैसे 10 अलग-अलग नाम याद रखने की जरूरत नहीं। आप बस प्रिंट कहते हैं और C++ बाकी का काम खुद कर लेता है। ये सब मिलकर कोड को मैनेज करने में मदद करते हैं।
स्ट्रक्चर्स डेटा को ग्रुप करते हैं, फंक्शंस एक्शंस को ग्रुप करते हैं। और यहीं से शायद हम उस बड़े आइडिया की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका जिक्र शुरू में हुआ था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नोट्स में क्लास आइटम का एक उदाहरण है। स्ट्रक्ट और क्लास में क्या फर्क है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। एक स्ट्रक्ट सिर्फ डेटा को एक साथ रखती है। मान लीजिए एम्प्लॉय स्ट्रक्ट है, उसमें आईडी और सैलरी है, लेकिन सैलरी कैलकुलेट करने का लॉजिक, कैलकुलेट बोनस फंक्शन कहीं बाहर होगा। अच्छा। एक क्लास डेटा और उस डेटा पर काम करने वाले फंक्शंस, जिन्हें मेथड्स कहते हैं, को एक साथ एक ही बंडल में लॉक कर देती है। इस आइडिया को एनकैप्सुलेशन कहते हैं। तो क्लास आइटम में सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी जैसा डेटा नहीं होगा, बल्कि परचेज जैसा फंक्शन भी उसी के अंदर होगा जो उस डेटा पर काम करता है। एग्जैक्टली। और अब आप उस फंक्शन को सीधे कॉल नहीं कर सकते। आपको पहले उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, जैसे आइटम आई। फिर आप उस ऑब्जेक्ट को एक मैसेज भेजते हैं, i.purchase। आप कह रहे हैं आइटम आई, तुम अपनी खरीद की प्रक्रिया शुरू करो। ये सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। आप निर्देशों की एक लंबी लिस्ट नहीं लिख रहे हैं, आप ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं जो एक दूसरे से बात करते हैं और अपना अपना काम करते हैं। यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का दिल है। अब समझ आया। तो जब हम नोट्स के उस उदाहरण को देखते हैं जहां गलतियां ठीक करनी है, तो क्लास की जगह क्लास लिखना सिर्फ एक सिंटैक्स की गलती नहीं है। ये भाषा के एक फंडामेंटल कीवर्ड को गलत समझने की गलती है। और परचेज को सीधे कॉल करना एक वैचारिक गलती है। आप ऑब्जेक्ट के व्यवहार को ऑब्जेक्ट के बिना ही इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही। वो उदाहरण सिर्फ टाइपो ठीक करने के बारे में नहीं है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सोच को समझने के बारे में है। अब दूसरे उदाहरण पर आते हैं, वो VR2GOD वाला। हाँ, ये थोड़ा डरावना लगता है, जिसमें पॉइंटर्स और लूप एक साथ हैं। हाँ, ये नोट्स प्लस प्लस वाली लाइन थोड़ी कंफ्यूजिंग है। हर बार लूप चलने पर ये पॉइंटर को एक कैरेक्टर आगे बढ़ा देता है। इसका मतलब है कि हर बार काउट को स्ट्रिंग एक अलग शुरुआती बिंदु से मिलती है। सही पकड़े। ये C++ की उसी पावर और खतरे को दिखाती है जिसकी हमने शुरू में बात की थी। पॉइंटर्स के साथ आप सीधे मेमोरी से खेल रहे हैं। ये आपको बहुत बारीक कंट्रोल देता है जो हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस के लिए जरूरी है। लेकिन एक छोटी सी गलती और आप मेमोरी के किसी गलत हिस्से को या बदल सकते हैं, जिससे अनप्रेडिक्टेबल क्रैशेस हो सकते हैं। नोट प्लस प्लस ये दिखाता है कि आप डेटा को नहीं, बल्कि डेटा को देखने के अपने नजरिए, पॉइंटर को बदल रहे हैं। तो पहली बार में पूरा बदला हुआ स्ट्रिंग R2 गुड प्रिंट होता है। अगली बार पॉइंटर R से हटकर 2 पर आ जाता है तो 2 गुड प्रिंट होता है, और इसी तरह आगे। ये बहुत चालाकी से बनाया गया उदाहरण है। और आखिरी उदाहरण रैंडम फंक्शन वाला, ये एक और बड़े आइडिया को सामने लाता है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज का इस्तेमाल। रैंडम फंक्शन stdlib.h हेडर फाइल से आता है। इसका सबक ये है कि अच्छा प्रोग्रामर हर चीज खुद नहीं लिखता। वो जानता है कि भाषा के साथ आने वाले मजबूत, पहले से टेस्ट किए हुए टूल्स का इस्तेमाल कैसे करना है। पहिए को दोबारा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सही बात है। C++ की स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी यानी STL तो इसका एक विशाल खजाना है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो हमने C++ की नींव को देखा, हमने भाषा की ग्रामर यानी टोकन से शुरुआत की, फिर डेटा को संभालने के तरीके देखें और समझा कि C++ परफॉर्मेंस के लिए हमसे थोड़ी ज्यादा मेहनत क्यों करवाता है। हमने कंट्रोल फ्लो की बारीकियों और कोड को फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स में ऑर्गेनाइज करने की अहमियत को समझा। और सबसे जरूरी बात, हमने प्रोसीजरल सोच से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सोच की तरफ एक कदम बढ़ाया। हमने देखा कि एक क्लास सिर्फ डेटा का कलेक्शन नहीं है, बल्कि डेटा और उस पर होने वाले एक्शन का एक जिंदा सांस लेता हुआ बंडल है। ये सिर्फ सिंटैक्स नहीं, ये सॉफ्टवेयर डिजाइन करने का एक पूरा दर्शन है। बिल्कुल। और इसी दर्शन पर आगे सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने ऑब्जेक्ट्स को डेटा और एक्शन के बंडल के रूप में देखा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का अगला बड़ा आइडिया इनहेरिटेंस यानी विरासत है, जहां एक क्लास दूसरी क्लास के सारे गुण और व्यवहार विरासत में ले सकती है। जैसे एक स्पोर्ट्स कार क्लास एक कार क्लास की सारी खूबियां इनहेरिट कर सकती है और उसमें अपनी कुछ नई खूबियां जैसे टर्बो बूस्ट जोड़ सकती है। ये इज अ रिलेशनशिप स्पोर्ट्स कार इज अ कार का